नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। साहित्य और दलित साहित्य की चौथी कड़ी में आज हमारे साथ हैं फिर से एक बार जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर जो है वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, साहित्य, आलोचना, मीडिया, तमाम विषयों पर उन्होंने लिखा है और आज भी लगातार ये किसी युवा से ज्यादा सक्रिय है। और सर की प्रेरणा ही है कि हम जो है ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, और सर का बड़ा आशीर्वाद है कि वो लगातार साहित्य पर जो खास करके शुरुआत उन्होंने की है, दलित साहित्य को लेकर के 3 कड़ी हम दिखा चुके हैं। जो नए दर्शक हैं वो पीछे की कड़ी में जाकर के देख सकते हैं। साहित्य नाम से जो हमने पूरा बनाया है, साहित्य में जो है दलित साहित्य की आज चौथी कड़ी हम करने जा रहे हैं। सर, तीसरी कड़ी में हम दलित संवाद और दलित लेखन को लेकर के बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन को लेकर के हमने बात की थी। आज सर वहां से आगे बढ़े हम। देखिए, मतलब संयोग की बात है कि हम दलित साहित्य को कम्युनिकेशन के तौर पर देखते हैं और ये देखते हैं कि दलित साहित्य नहीं है, वह लेखन है, राइटिंग। अभी क्या है कि अभी हम लोग उसे एक विधा के तौर पर देखते हैं, एक प्रवृत्ति के तौर पर देखते हैं। जैसे कहानी है, उपन्यास है, दलित कहानी, दलित उपन्यास, ये जो प्रवृत्तिगत लेखन है, प्रवृत्तिगत देखना है या जेनर की तरह देखना है, ये एक पुरानी पद्धति है। नई पद्धति है कि दलित जो कुछ भी लिखता है या लेखक जो कुछ भी लिखता है, XYZ, जैसे आप पत्रकार हैं, आपने बहुत सारे लेख लिखे हैं, आपने बहुत सारी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। अभी तक यह था कि फिल्म की स्क्रिप्ट हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं थी। वो फिल्म में तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन वो साहित्य का हिस्सा नहीं मानी जाती थी। जैसे गीत है, कविता है, वो साहित्य की पत्रिका में छप रही है, किसी साहित्यकार ने लिखी है, तो उसे हम साहित्य मानने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर वो शैलेंद्र के गीत हैं तो सिनेमा के लिखे हैं उन्होंने, तो हम उसे साहित्य मानने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं है। लेकिन एक नया चेंज है सारी दुनिया में, भारत में भी ये आया। मैं तो पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूं इस बात को कि साहित्य की कैटेगरी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। साहित्य में वे तमाम विधाएं और वे फॉर्म शामिल हैं जो हमारे एक्सप्रेशन का हिस्सा हैं। उसमें व्हाट्सएप मैसेज भी है, उसमें ईमेल भी है, उसमें फिल्म स्क्रिप्ट भी है, उसमें अखबार में छपे हुए लेख भी हैं। वे लेख जो किसी अर्थशास्त्री ने लिखे हैं, वे लेख जो किसी हिस्टोरियन ने लिखे, वे हिंदी साहित्य का हिस्सा हैं, चूंकि वो हिंदी में लिखे गए। अभी तक यह था कि वो इतिहास का हिस्सा था, साहित्य का हिस्सा नहीं था। अब क्या है कि एक बड़ी कैटेगरी बनाई गई कि लेखन की कैटेगरी, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं, ऐसे अब लेखन कहते हैं, राइटिंग। उसी तरह जो दलित इतिहास पर किसी ने लिखा है, दलित की सोशियोलॉजी पे किसी ने लिखा है, दलित की ज्योग्राफी पे किसी ने लिखा है, दलित की बसावट पर किसी ने लिखा है। तो ये पहले ये था कि सोशल साइंस में अलग अलग विभागों में, विषयों में उसे वर्गीकृत करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो सारी चीजें राइटिंग मान ली गई हैं। अब आप भी लेखक हैं और मैं भी लेखक हूं। मैं किताब लिखता हूं, मैं ब्लॉग लिखता हूं, मैं पत्रिका में लिखता हूं, आप फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन कल तक आप लेखन में आपकी जगह नहीं थी। आपकी फिल्म में तो जगह थी, लेकिन साहित्य में जगह नहीं थी। लेकिन आज आपकी साहित्य में जगह है। मसलन आप नागार्जुन की कविता को तो कविता मानते हैं, लेकिन शैलेंद्र की कविता को कविता नहीं मानते। वो फिल्मी गीत है। फिल्मी गीत का मतलब वो हल्की फुल्की चीज है, साहित्य गंभीर चीज है नहीं। वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण नागार्जुन का लेखन है। शैलेंद्र के गीत भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मैत्रेयी पुष्पा की कहानी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण किसी लेखक की फिल्म स्क्रिप्ट के लिए लिखी गई कहानी भी है। ये जो प्रेस के साथ में जो कैटेगराइजेशन आया था, प्रिंट रेवोल्यूशन के साथ जो कैटेगराइजेशन आया था विधाओं का, तो हमने क्या किया कि जो मास मीडिया में जो विधाएं हैं उन्हें हमने अलग कर दिया और जो साहित्य में विधाएं हैं उन्हें अलग कर दिया। तो पहला जो नया जो चेंज है जिसे कायदे से दलित लेखकों को, साहित्यकारों को समझने की जरूरत है, वो ये कि अब दलित साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं है, बल्कि वह लेखन है। आप ये भी कह सकते हैं वो दलित लेखन है। लेकिन आप जब जो ही आप दलित साहित्य कहते हैं तो आप फिर उसे 19वीं शताब्दी के पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं। अब हम रहते हैं कंप्यूटर के युग में। तो कंप्यूटर के युग में आपका जो जेनर है वो और उसका दायरा वो पुनर्परिभाषित किया जाएगा। आज जब मैं दलित लेखन पर बात कर रहा हूं तो मेरे सामने समस्या ये है कि दलित लेखन में इतिहास भी शामिल है दलितों का, दलित लेखन में वो ज्योग्राफी भी शामिल है, दलित लेखन में जाति प्रथा भी शामिल है जो कि समाज विज्ञान का और इतिहास का हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, लेकिन वो साहित्य का भी हिस्सा है। क्यों? अंबेडकर आते हैं ना, तो अंबेडकर ने तो साहित्य पे कोई आलोचना नहीं लिखी, लेकिन अंबेडकर तो साहित्य में आ गए क्योंकि दलित आ गया। ज्योतिबा फुले साहित्य में आ गए क्योंकि उन्होंने साहित्य भी लिखा था, सोशल रिफॉर्म भी किया था। तो आज की स्थिति में ये जो पैराडाइम शिफ्ट है हम लोग जिसे कहते हैं, एक बुनियादी आधार ही साहित्य का बदल गया है, क्योंकि साहित्य अब आता है हमारे पास कैसे? बाया कंप्यूटर। अब मैं जो कुछ भी लिखता पढ़ता हूं मैं कंप्यूटर के जरिए लिखता पढ़ता हूं। मैं जो कुछ भी कम्युनिकेट करता हूं वो सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेट करता हूं। पहले क्या था? प्रिंट टेक्नोलॉजी के जरिए छपता था, बिकता था, वितरित होता था, जाता था लोगों के बीच में। वो 19वीं शताब्दी का सिस्टम था जो कि 1960 तक चला। 1960 के बाद भारत में थोड़ा कंप्यूटर देर से आया, लेकिन 1960 के बाद में सारी दुनिया में ये पैटर्न चेंज हुआ। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज जिसे हम लोग कहते हैं, जिसने के दलित साहित्य को दलित लेखन में बदल दिया, इसे समझने की जरूरत है। तो हमारे लिए ये जो जिसे कहें कि दलित का संदर्भ अब कंप्यूटर है। अब दलित का संदर्भ छापे की मशीन नहीं है खाली। क्यों? आज की डेट में जो पढ़ा रहा हूं और जो पढ़ रहा हूं वो किसके जरिए पढ़ रहा हूं? मेरे पास एक किताब है, कहां से छपी है? वो कंप्यूटर के माध्यम से छपी है, वहां कंपोज की गई, वहां से वो तैयार की गई मैन्युस्क्रिप्ट। पहले वो मुद्रण की तकनीक थी अलग, अब सारी की सारी तकनीक जो है वो एक तरह से समाहित समायोजित कर ली गई है कंप्यूटर के अंदर। इसमें सिनेमा भी आ गया है, अभी रेडियो भी आ गया है, इसमें कैमरा भी आ गया, इसमें शब्द भी आ गए, सब चीज आ गई इसमें। कोई चीज बाहर नहीं है अभी कंप्यूटर के। अगर कोई और चीज नहीं आएगी तो उसे भी कंप्यूटर अपने अंदर समाहित कर लेगा। उसी तरह लेखन में सारी चीजें आ गई दलित की, उसका इतिहास भी आ गया, उसकी राजनीति भी आ गई, उसकी सोशियोलॉजी भी आ गई। और ये चीज दलित लेखन पर जितनी लागू होती है उतनी ही साहित्य के लेखन पर भी लागू होती है। नंबर एक चीज। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, अब आज का संदर्भ दलित का कंप्यूटर का संदर्भ है। जाति प्रथा की डिबेट, दलित साहित्य की डिबेट शुरू हुई थी प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। और जब हम आज पुनर्विचार कर रहे हैं कि दलित साहित्य कैसा हो, उसकी समस्याएं क्या हैं, तो आज हमारे सामने वो संदर्भ आगे जा चुका है। अब कंप्यूटर का संदर्भ आ चुका है। और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम वाया सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये दलित के साहित्य को, दलित के चरित्र को, दलित की आदतों को, दलित के संस्कारों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा माध्यम है। मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं मानूं या ना मानूं, आज एक सामान्य से मजदूर के पास में भी एक मोबाइल फोन है जिसके जरिए वो तमाम चीजें करता है।
हो सकता है उसमें वीडियो ना हो, लेकिन वो कम्युनिकेट तो करता है मोबाइल के जरिए, और ये जो उसका कम्युनिकेशन है यही उसका पैराडाइम शिफ्ट है जिसे हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही बेसिक चीज, जहां से कि होता क्या है कि दलित साहित्य में जितनी भी बातचीत है हमारे बीच में, उसमें ये जो उसका जो बृहत्तर संदर्भ है वो संदर्भ अभी दाखिल नहीं हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में, उपग्रह टेक्नोलॉजी के संदर्भ में दलित कैसा होगा। अभी तक हमारे यहां जितना भी पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, उसमें प्रिंट टेक्नोलॉजी का संदर्भ है। एक अन्य चीज जो कि बड़ी चीज है वो ये कि दलितों का जो संघर्ष है वो कोई काल्पनिक संघर्ष नहीं है, वो वास्तविक संघर्ष है। दलितों की जो समस्याएं वो रियल समस्याएं हैं, वो ऐसा नहीं कोई मन से पैदा की गई समस्याएं हैं जैसे हम लोग बहुत सारे करते हैं ना। जैसे मुझे ऑर्डर मिला, ऐसे पब्लिशर ने कहा कि सर मुझे 12 कहानियां लिख दीजिए आप, और वो कहानियां दलितों पे होनी चाहिए। तो मैंने ऑर्डर पे माल सप्लाई दे दिया, मैंने बैठा और मैं लिख दिया। दलितों का लेखन संभव ही नहीं है ऐसे, क्योंकि आप जब तक दलित को जानेंगे नहीं, दलित के पास जाएंगे नहीं, दलित के जीवन को देखा नहीं, आप कहानी लिख नहीं सकते। आप नहीं लिख सकते। आप मध्यवर्ग पे कहानी लिख सकते हैं, दलित पर कहानी नहीं लिख सकते। दलित को जाने बिना दलित पर लेखन संभव नहीं है। इसी अर्थ में ये एक तरह से उसके जो संघर्ष है, उसका जो रूप है वो एकदम रियल रूप है और रियल संघर्ष है उसके, इसलिए उसे हल्का करके नहीं देखना चाहिए। हो सकता है किसी लेखक की प्रस्तुति कम अच्छी हो, किसी की ज्यादा अच्छी हो, ये संभव है, लेकिन उसे हमें कम करके नहीं देखना चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। अरे वो रद्दी कहानी लिखते हैं, अरे वो रद्दी उपन्यास लिखते हैं, अरे उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है ऐसी, ये कह के हल्का करने की जरूरत नहीं है। असल चीज यह है कि दो बहुत ही बड़ी घटनाएं घटी हैं इस बीच में। दलित साहित्य ने एक बड़ा काम किया है। अभी तक क्या था कि हम जब भी साहित्य में बात करते थे तो आंदोलन के संदर्भ में बात नहीं करते थे साहित्य पर। अब हम कबीर पर बात करना है तो हम भक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन बाद में अभी शामिल हुआ है, पहले भक्ति साहित्य था, भक्ति आंदोलन बाद में शामिल हुआ, 20वीं शताब्दी में शामिल हुआ भक्ति आंदोलन के संदर्भ, आंदोलन शब्द। तो अब दलित साहित्य की समस्या यह है कि वहां आर्थिक राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में दलित साहित्य देखा जाता है, और जब हम ये कहेंगे कि दलित साहित्य का संबंध आंदोलन से है तो इसने एक नई समस्या को जन्म दिया कि अब हम साहित्य पर भी विचार करें तो आंदोलन के साथ उसके संबंध को लेकर देखें। बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी में, बहुत सारी कविता कहानी लिखी जा रही है, तो क्या हम उसे आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं? नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं वो किस ट्रेडिशन में आती है, वो प्रगतिशील कविता है, वो जनवादी कविता है, लेकिन जनवादी आंदोलन के साथ जोड़कर नहीं देखते, प्रगतिशील आंदोलन के साथ जोड़कर नहीं देखते। प्रगतिशील आंदोलन के साथ जोड़कर देखने का मतलब यह है कि आप मजदूर आंदोलन के साथ जोड़कर देखें। हमारे यहां मजदूर आंदोलन के साथ जोड़कर साहित्य देखने की आदत ही नहीं है प्रगतिशीलों में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो प्रगतिशील आलोचक हैं उनको मजदूर आंदोलन का कोई ज्ञान नहीं है। मजदूर आंदोलन के ज्ञान का मतलब यह है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानना, राजनीतिक अर्थशास्त्र को जानना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी के जो गट्ठर भर के आलोचक हैं उनमें से किसी ने भी राजनीतिक अर्थशास्त्र पर नहीं लिखा, सिर्फ एक रामविलास शर्मा को छोड़ के। तो अब साहित्य समझ में कैसे आएगा? जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं जानते तो मजदूर समझ में नहीं आएगा, मजदूर की समस्या समझ में नहीं आएंगी। उसी तरह जब आप दलित साहित्य पर बात करेंगे तो दलित आंदोलन को देखना होगा, और दलित आंदोलन के साथ में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जुड़ी हुई है उसे देखना होगा। हमारे यहां जो दलित साहित्य पर जो विमर्श है, उस विमर्श की एक बहुत बड़ी सीमा है जो दलित आलोचकों ने, लेखकों ने चलाया, वो बहुत मूल्यवान है, मैं उसे कम करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो सीमा यह है कि वह दलित जो अर्थशास्त्र है उसे वो नहीं जानते कि दलित का राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है, दलित उन्नति कर रहा है या दलित
दुर्दशा में पड़ा हुआ है। तो उसका आर्थिक संदर्भ क्या है? इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास में कैपिटलिज्म की एक अच्छी समझ हो। बिना पूंजीवाद की अच्छी समझ के मैं दलित के विकास और विनाश दोनों में से किसी को समझ नहीं सकता। तो हम लोग करते क्या है कि मुझे कहानी तो मालूम है, मैंने आत्मकथा लिखी है, मैंने उपन्यास लिखा है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि मायावती ने जो बजट बनाया उसमें की इकोनॉमी क्या है। हमें देखना तो होगा ना, मायावती आई हैं और दलित के नाम पर वोट पड़ा है, दलित आंदोलन की अभिव्यक्ति के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो हमें देखना होगा कि क्या दलित ओरिएंटेड बजट है। यह तब समझ में आएगी चीज जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हो, राजनीतिक अर्थशास्त्र को जानते हो। तो हमारे यहाँ जो साहित्य का ये जो पक्ष है, ये एक तरह से शून्य पक्ष है, जिस पर के लेखक आलोचक दोनों ही ध्यान नहीं दे पाते। एक अन्य चीज जो कि बार बार होती है कि जाति विरोधी संघर्ष होने चाहिए। जाति विरोधी संघर्ष व्यावहारिक जीवन में कैसे राजनीति और अर्थनीति को प्रभावित करते हैं, उसे भी तो देखा जाना चाहिए। रिजर्वेशन एक उसका छोटा सा फॉर्म है कि आपने रिजर्वेशन की मांग की, रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल यह कि बजट क्या रिजर्वेशन के अनुकूल है? क्या बजट से जाति प्रथा को क्षति पहुंच रही है? मसलन एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, और ये मेरी दलित आलोचकों और लेखकों से भी ये गुजारिश है कि उस पर ध्यान दें। हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर भारत में दलितों की बहुत गंभीर समस्याएं, जाति प्रथा की बहुत समस्याएं, और आए दिन उनसे हम दो चार होते रहते हैं। हम लोग ये सोचें कि क्या ये जाति प्रथा की समस्या से मुक्त करने के लिए क्या उसका कोई आर्थिक पहलू भी है? क्या भूमि सुधार के बिना दलित की मुक्ति संभव है? तो भूमि सुधार पर तो आप बात ही नहीं करते। दलित लेखकों के लेखन में भूमि सुधार एक इशू है ही नहीं। तो बिना आर्थिक पक्ष के, खाली सामाजिक पक्ष की व्याख्या करने से, चित्रण करने से दलित की पहचान ताकतवर नहीं बनती। दलित की पहचान ताकतवर तब बनती है जबकि वह उसके आर्थिक पक्ष की भी विवेचना करे। मुझे फिल्म अच्छी लगती है, मैं फिल्म देखना पसंद करता हूं, मुझे राज कपूर अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे यह तो पता होना चाहिए कि उसमें इकोनॉमी किस तरह की काम कर रही है। अगर मुझे राज कपूर को फिल्म के लिए हायर करना है तो मुझे उसका हैवी पेमेंट देना होगा, और हैवी जब पेमेंट देना होगा तो मुझे ये देखना होगा क्या मैं उसके सर्कुलेशन से, उसके वितरण से मैं वो पेमेंट निकाल पाऊंगा। खाली राज कपूर की फिल्म और राज कपूर की कहानी, इससे बात बनने वाली नहीं है। मुझे फिल्म की इकोनॉमी का भी ज्ञान होना चाहिए। मुझे तब पता चलेगा कि वहां एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह साहित्य में भी ये जो सामाजिक राजनीतिक पहलू तो हम जानते हैं दलित का, लेकिन दलित का एक आर्थिक पहलू भी है जो कि दलित विवेचन से एकदम गायब है, एकदम गायब है। मसलन मुझे ये जानना है, सामान्य सी चीज है कि मुझे ऐसे 10 अच्छे निबंध चाहिए, ऐसे निबंध जो कि मुझे बिहार की जाति व्यवस्था का और उसके खासतौर पर आर्थिक पक्ष का वो विवेचन करें। मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्र के विभाग हैं उनमें उसके अध्ययन अध्यापन पर कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग कहां अटक जाते हैं? रिजर्वेशन में। हम खुश हैं कि वो रिजर्वेशन दे दिया गया, रिजर्वेशन लागू हो गया, हम इसलिए खुश हैं, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां जो असल चीज थी उसकी इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को केंद्र में रख के बजट में प्रावधान ही नहीं थे। तो 75 साल हो गए, 76 साल हो गए हमें, लेकिन 76 साल में हम कहां चले? दलितों की अवस्था में कोई मूलगामी सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसके आर्थिक पक्ष की अवहेलना की। दलित सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, दलित सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए। आर्थिक पक्ष उसका बहुत बुनियादी पक्ष और महत्वपूर्ण पक्ष है।
ये बताना बहुत अच्छी चीज है कि दलित का किस तरह से शोषण हो रहा है, दलित को किस तरह के वर्चस्व में जीना पड़ रहा है गांव में, ये बताना ठीक है। लेकिन मुझे ये भी बताना चाहिए कि इसके पीछे किस तरह की इकोनॉमी काम कर रही है, उस इकोनॉमी को कैसे ब्रेक किया जाए। क्योंकि वह जो वैषम्य है उसके जीवन का, आर्थिक वैषम्य जो कि बुनियादी चीज है, वर्चस्व तो दिखाई दे रहा है हमें कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है, सवर्ण जातियों का वर्चस्व है, उसमें जमींदार का वर्चस्व है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी इकोनॉमी किस तरह से काम करती है ये हमें ये तो मालूम है, उसे मिनिमम मजदूरी मिल रही है, कहीं मजदूरी ही नहीं मिलती, खाली खाने कपड़ा पहनने के लिए मिलते हैं। तो वैसी स्थिति में मेरे पास में जो दलित है वो दलित आर्थिक विवेचना से रहित दलित है साहित्य में, और ये एक उसका सबसे कमजोर पक्ष है। एक अन्य चीज है वो ये कि ये जो दलित साहित्य, इसकी कोई भी डिबेट जाति प्रथा के बिना संभव नहीं है। अब एक छोटा सा दिक्कत है, जाति प्रथा रहेगी, अभी है, और अभी इसके जाने की कोई संभावना मुझे तो अभी हाल फिलहाल के 10-5 वर्ष में नजर नहीं आती। एक व्यक्ति जो पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, वो दलित था, एकदम बैकवर्ड इलाके में पैदा हुआ, बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में पैदा हुआ, बहुत ही कष्ट से बड़ा हुआ, और फिर वो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर बना, या फिर वो आईएएस ऑफिसर बना, या आईपीएस ऑफिसर बना, या सरकारी कर्मचारी बना। सवाल यह है कि वो उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसके रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। वो था जब पैदा हुआ था, ये जो समस्या आ रही है ना दलित साहित्य की आत्मकथाओं में, ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेके और तमाम लोगों ने दर्जनों आत्मकथाएं लिखी हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल हैं दलित आत्मकथा में। सवाल यह है कि एक लेखक जब उसका जन्म हुआ था तब तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही बुरी कंडीशन में था, लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में आत्मकथा लिख रहा था पास्ट में जाके, और आज की कंडीशन में वो रहता है मिडिल क्लास कॉलोनी में, मिडिल क्लास सोसाइटी में, मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी में, उसकी 2-2.5 लाख रुपए महीने इनकम है। ये जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम कैसे देखें। दलित का अतीत और दलित का वर्तमान, ये दोनों महत्वपूर्ण है। दलित साहित्य में विवेचना करते समय बार बार अतीत में हम लोग जाते हैं और अतीत से बाहर नहीं निकल पाते। ये तो होना चाहिए ना कि बाहर निकलें। मसलन एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं, अंबेडकर दलित थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और दलित की आइडेंटिटी थी उनकी। लेकिन अंबेडकर जब शिक्षित हो गए, पढ़ लिख के वो स्कॉलर बन गए, फिर उसके बाद में वो पॉलिटिशियन बन गए, उसके बाद में वो मंत्री बन गए, कानून मंत्री बन गए, राजनेता बन गए, उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट हुई कि नहीं हुई। हम सबकी एक पहचान पहले थी, आज मेरी वो पहचान नहीं। मैं प्रोफेसर हूं, पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार में, पंडित परिवार में पैदा हुआ था, और आज मैं पंडित नहीं, मैं प्रोफेसर हूं। मेरी आइडेंटिटी चेंज हुई है। जब मैं पैदा हुआ था मैं बच्चा था, अभी मैं बाप हूं, मेरा संदर्भ बदल गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन, वह ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। मुझे वह भी अंबेडकर चाहिए जो बचपन में था, जिसने कष्ट देखे थे, और मुझे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह भी देखना होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से ही पता चलेगा कि आदमी कहां जा रहा है। जो दलित है वो आखिर जाना कहां चाहता है। पीछे तो नहीं जा सकते हम। हां, जब हम चलते हैं मसलन, तो हम दोनों पैर का इस्तेमाल करते हैं, एक कदम आगे और एक कदम पीछे, तभी तो आगे जाते हैं। हम दोनों ही कदम आगे नहीं ले जाते।
अगर दोनों कदम आगे ले जाएं तो चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। उसी तरह दोनों कदम पीछे ले जाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब हम दोनों पैर का इस्तेमाल करते हैं तो एक कदम आगे जाता है और एक कदम पीछे जाता है, और इसके बाद में हम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रगति, हमने रास्ता तय किया, हम आगे गए। तो आत्मकथा देखते समय एक कदम आगे और एक कदम पीछे, इस नजरिए से देखना चाहिए कि आखिर ये आदमी चल के जाना कहां चाहता है। अंबेडकर बने क्या? पैदा तो हुए थे दलित के यहां, लेकिन जब मृत्यु हुई उनकी तो कहां पहुंचे? पास्ट में पहुंचे या भविष्य में पहुंचे? कोई भी व्यक्ति वो अतीत में नहीं जा सकता। ये एक बुनियादी चीज आत्मकथाओं के लेखन में एक सिरे से, उसके डिस्कोर्स में एक सिरे से मिसिंग है, जो कि कायदे से बहस के केंद्र में आनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य साहित्य की भाषा में रूपांतरण। मेरे लिए रूपांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए रूपांतरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं रूपांतरण के जरिए उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों को स्टेप बाय स्टेप देख सकता हूं कि वो कैसे घटे। अंबेडकर एक दिन में ही अंबेडकर नहीं बने, संविधान निर्माता नहीं बने, एक लंबी यात्रा तय की उन्होंने। तो अंत में आइडेंटिटी कौन सी थी उनके पास में? राजनेता की आइडेंटिटी थी, दलित की आइडेंटिटी नहीं थी खाली। वो राजनेता थे और संविधान निर्माता थे, ये आइडेंटिटी थी उनकी। अब मैं खाली कहूं कि अंबेडकर दलित थे तो ये अंबेडकर के साथ अन्याय होगा खाली, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता थे। और संविधान निर्माता का मतलब समझ रहे हैं आप? वह सिस्टम के हिस्सा थे। दमित, शोषित, वंचित कह के सिर्फ काम नहीं चलेगा। कानून मंत्री थे भाई, उन्होंने जो बनाया उसको लोगों ने स्वीकार किया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो है, क्या नियम दलित के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में, दलित कहानियों में, चरित्रों के मूल्यांकन में भी इस परिवर्तन के नियम को, प्रगति के नियम को लागू किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि अगर दलित साहित्य का दलित आंदोलन के साथ में गहरा रिश्ता है, तो हमें यह भी देखना होगा कि दलित साहित्य का, दलित आंदोलन का डेमोक्रेसी के साथ में किस तरह का रिश्ता है। लोकतंत्र के विकास में या लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया में दलित आंदोलन और दलित साहित्य विकसित होता है। लोकतंत्र के बिना दलित साहित्य और दलित आंदोलन विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे कि पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में दलित साहित्य की धारणा और दलित आंदोलन बहुत तेजी से मुखर हुआ। इमरजेंसी के पहले नहीं था। काशीराम आए कब? इमरजेंसी में शुरुआत हुई उनकी, इमरजेंसी से 77 के आसपास से। तो अब ये जो चीज है, ये चीज ऐसी है कि जिससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दलित की अभिव्यक्ति के लिए, आइडेंटिटी की अभिव्यक्ति के लिए। तो कौन सी चीज से प्यार करना चाहिए? अगर मुझे एक बृहत्तर बड़ा कैनवास बनाएं, बड़े कैनवास में चीजें रख के देखें, तो अगर हम देखेंगे तो हमें दलित ज्यादा साफ नजर आएगा। अब अगर हम लोकतंत्र का परिप्रेक्ष्य रखेंगे अपने सामने, लोकतंत्र को के बड़े कैनवास में रख के देखेंगे तो दलित ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, और दलित को सिर्फ दलित के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दलित बहुत छोटा दिखाई देगा। तो बड़े कैनवास में रख के देखा जाना चाहिए जब भी समस्याओं को देखें हम। और भारत में खासतौर पर लोकतंत्र एक बड़ा कैनवास खड़ा करता है, जिस कैनवास में रख के देखा जाना चाहिए। भारत में दूसरा बड़ा फलक जो तैयार किया है, जो निर्मित हुआ है, वह कंप्यूटर और उपग्रह टेक्नोलॉजी, जिसने के कंप्यूटर के जरिए एक नए किस्म के दलित लेखन और दलित कम्युनिकेशन की संभावनाओं को प्रबल बनाया है। आज स्थिति है कि अगर एक दलित लड़की के साथ, वो उन्नाव की घटना हो या किसी और जगह की घटना हो, जब किसी के साथ में घटना घटती है और वो सामान्य सी रील, छोटी सी रील, 1 मिनट की, 2 मिनट की, उसके साथ में जो घटना घटी है वो जिस समय आती है तो वो आग की तरह पूरे सिस्टम में फैलती है।
असर छोड़ती है। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे पास में कम्युनिकेशन की। दलित का उत्पीड़न वो तेजी से, उसमें स्त्री भी आती है, अगर इस स्त्री का उत्पीड़न तेजी जो ही एक्सप्रेस किया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो फैल जाएगा। जब तक वो दो के बीच में रहेगा तब तक वो नहीं फैलेगा, और जो ही वो तीसरे को बताया गया उसके बाद वो फैल जाएगा। और ये जो चीज है, इसने नए सिरे से एक बड़े दायरे को निर्मित किया है जिसमें कि दलित ज्यादा ताकतवर बना है। ये जो नई जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इसने दलित को ज्यादा ताकतवर बनाया है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज दलित वैसा नहीं है, वो एक झटके में वो समझाता है कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, मैं अभी उसे टेलीकास्ट कर दूंगा, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं हम लोग। पहले ऐसा नहीं था, वो कहते हैं अच्छा ठीक है बोल ले, गाली दे ले क्या फर्क पड़ेगा। वो पिटता था, चला जाता था। आज वो पिटता है, वो फोटो खींचता है, वो रील बनाता है, डाल देता है, और उसके बाद में बस नेताओं के छक्के छूटे रहते हैं। ये जो सामान्य सा जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो बुनियादी जो पैराडाइम शिफ्ट है, उसे समझने की जरूरत है। आज दलित कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के विस्तार और विकास ने दलित को ज्यादा ताकत दी है, स्त्रियों को ज्यादा ताकत दी है, वंचितों को ज्यादा ताकत दी है। जरा सी घटना घटती है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, लोगों ने रील बनाई, फोटो बनाया, तत्काल डाला, और वो सिर्फ मोहल्ले की घटना नहीं रह गई, वो पूरे देश में फैल गई। ये जो चीज है, इसने क्या किया कि ये जो तमाम किस्म के स्ट्रगल, सप्रेशन, वर्चस्व के रूप जो हम लोग झेलते हैं और झेलते रहे हैं, वे तेजी से कम्युनिकेट होने लगे हैं। और ये एक तरह से एक नए किस्म का संवाद, नए किस्म का एडजस्टमेंट और नए किस्म की संभावनाओं को इसने पैदा किया है। और इसने अंत में ये कहूंगा कि दलित की लड़ाई सिर्फ दलित की लड़ाई नहीं है। दलित की लड़ाई को अगर सिर्फ दलित की लड़ाई के तौर पर देखा जाएगा तो ये एक तरह से उसका छोटा फलक बनाना होगा। दलित की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है जो कि लोकतंत्र की लड़ाई से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दलित साहित्य, उसका विकास, साहित्य की अभिरुचि और उनके विकास से जुड़ा हुआ है। अब साहित्य की अभिरुचि तो घट रही है, तो दलित साहित्य की अभिरुचि बढ़ेगी? नहीं, कभी नहीं। अगर साहित्य में बिक्रियां नहीं हो रही हैं तो दलित साहित्य की भी बिक्री नहीं होगी। जब आपके यहां प्रेमचंद की मुश्किल से अब तक 1 लाख कॉपी नहीं बिकी कहानियों की, तो दलित की कहां से बिकेंगी? नहीं, ये इल्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम नहीं रहना चाहिए। दलित को जब हम बड़े फलक पे देखेंगे, साहित्य का बड़ा फलक है, साहित्य का विकास हो रहा है, साहित्य का डिस्कोर्स हो रहा है, साहित्य में तरह तरह के विमर्श हो रहे हैं, विचारधारात्मक विमर्श हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि दलितों में भी क्या विचारधारात्मक विमर्श होता है, या खाली यही है कि उसने, वो दलित है, उसने कहानी लिखी है, उसमें कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, लेकिन विचार नहीं है। तो विचारहीन साहित्य अगर वो दलित का है तो वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। वही साहित्य सस्टेन करता है और आगे जाता है जिसमें एक विचार भी हो। वही चीज उसके चेंज करने में, परिवर्तन में मदद करती है, और यही दलित साहित्य की भूमिका है। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग। तो ये अभी आप देख रहे थे प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर ने किस तरीके से बतलाया कि कंप्यूटर की क्या भूमिका है, और अब केवल जो है उस माध्यम से जब तक उसका राजनैतिक आर्थिक पक्ष को नहीं देखेंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे, तब तक दलित साहित्य और दलित जीवन को समझना आसान नहीं। तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम आज सर ने खोला है। कैसा लगा एपिसोड आप जरूर बताएंगे, और फिर हम अगले दिन हम इसी समय फिर हम अगली कड़ी पर बात करेंगे सर से। सर नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।